हेलो दोस्तों। मैं हमीद काटात मेरे यूट्यूब चैनल काटात हिस्ट्री क्लासेस में आप सब लोगों का स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज का मेरा ये जो वीडियो है ये अभी जस्ट अगले महीने में यानी कि मार्च के 24 तारीख को 10वीं और 12वीं क्लास की बोर्ड की परीक्षा शुरू होने जा रही है। तो 10वीं और 12वीं बोर्ड की परीक्षा में जो विद्यार्थी बैठने वाले हैं उनको अपनी कॉपी के अंदर किस प्रकार से लिखना है, कौन से प्रश्नों के उत्तर कैसे देने हैं, कैसे नहीं देने हैं, किन किन बातों का ध्यान रखना है, किन किन बातों का ध्यान नहीं रखना है, और उसके अलावा टीचर को आप किस तरह से अट्रैक्ट कर सकते हैं अपनी कॉपी का पढ़ते। जैसे मान लीजिए आपने कॉपी में लिखा कम है लेकिन आपने काफ़ी अच्छा हस्तलेखन लिखा है, क्वेश्चन का जो आंसर लिखने का जो तरीका है आपका बड़ा ज़बरदस्त तरीके से आपने लिखा है, तो आप मतलब क्या है कि टीचर को आप अपनी कॉपी के प्रति आकर्षित कर सकते हैं, कम लिखकर भी ज्यादा नंबर प्राप्त कर सकते हैं। कहते हैं ना कि शॉर्ट एंड स्वीट, मतलब छोटा है लेकिन अच्छा है, छोटा लिखा लेकिन बहुत अच्छा लिखा, टीचर को बहुत अच्छा लगा और आपको मतलब जो है काफी अच्छे और बढ़िया नंबर दिए और जिससे कि आपको फायदा मिला, आप परीक्षा में अच्छे नंबर लाकर आप पास हो गए। दोस्तों, वैसे तो मैं यहाँ इस चैनल पर हिस्ट्री पढ़ाता हूँ, लेकिन आज मैंने ये वीडियो जो बनाने का मेरा उद्देश्य है वो ये है कि कम से कम मैं इस चैनल की जो ये शुरुआती वीडियो है मेरा इस चैनल में, कि इससे पहले मैं तकरीबन 19 वीडियो में डाल चुका हूँ, ये मेरा 20वां वीडियो है, कि बच्चे इंटरनेट पर बहुत सारे सर्च करते ही रहते हैं अपने सब्जेक्ट से संबंधित, लेकिन कोई टीचर ये नहीं बताता कि भाई कि मतलब जो है उनको परीक्षा के अंदर उनकी कॉपी के अंदर लिखना क्या है, कैसे लिखना है। टीचर बताते हैं लेकिन वो स्कूल के टीचर बताते हैं, ये जो यूट्यूब के टीचर ये नहीं बताते। तो मैं आज आपको यही बताने वाला हूँ कि आप जो अपनी बोर्ड की परीक्षाओं में आपकी क्लास के आपकी कॉपी के अंदर जो आप लिखेंगे क्वेश्चन का आंसर, वो किस तरह से लिखेंगे, किस क्वेश्चन का क्वेश्चन आंसर कैसे देंगे, वो सब मैं आज आपको बताने वाला हूँ। बच्चों, इस बोर्ड परीक्षा में मुख्य रूप से 3 तरह के क्वेश्चन आते हैं, और 3 तरह के क्वेश्चन कौन कौन से हैं वो मैं बताता हूं आपको। सबसे पहला तरह का क्वेश्चन क्या है? सबसे पहला क्वेश्चन आता है अति लघुत्रात्मक। ये सब आपकी किताबों में दिए हुए हैं, लेकिन मैं थोड़ा अति लघुत्रात्मक अति लघुत्रात्मक अति लघुत्रात्मक प्रश्न आता है। सबसे पहले जिसका उत्तर केवल एक लाइन में देना होता है, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन आता है लघुत्रात्मक प्रश्न। ये प्रश्न है भैया, आप समझे इस चीज को कि ये चीज आखिरकार है क्या। और तीसरे क्वेश्चन आते हैं निबंधात्मक प्रश्न। कॉपी में और दोस्तों एग्जाम पेपर में साफ साफ लिखा हुआ आता है कि भाई क्वेश्चन नंबर 1 से लगाकर 10, 11 या 12 तक तो ये अति लघुत्रात्मक क्वेश्चन है, इसका आंसर जो है आपको 10 शब्दों में देना। अब बच्चों को ये समझ में नहीं आता कि 10 शब्द का क्या मतलब है। 10 शब्द का सीधा सीधा मतलब ये है कि अति लघुत्रात्मक प्रश्नों का उत्तर आपको 10 शब्दों में देने का मतलब यह है कि आपको केवल उस क्वेश्चन के आंसर में केवल और केवल आपको एक लाइन लिखनी है, एक लाइन में उस क्वेश्चन का आंसर देना है। फिर आपके आते हैं लघुत्रात्मक प्रश्न। लघुत्रात्मक प्रश्नों में क्या है बच्चों, कॉपी के अंदर लिखा हुआ होता है कि भाई प्रश्न पत्र में लिखा हुआ होता है कि लघुत्रात्मक क्वेश्चंस का जो आंसर है वो आपको 50 शब्दों में देना है। 50 शब्दों का देने का मतलब क्या है? 50 शब्दों का मतलब यह है कि केवल और केवल आपको 5 लाइन लिखनी है, ज्यादा से ज्यादा आप उसमें 7 लाइन लिख सकते हो। लेकिन आप क्या है, लिखने का तरीका नहीं पता होने की बुनियाद पर आप क्या करते हो, उसको मतलब जो है बहुत लंबा चौड़ा बहुत मैटर लिख देते हो, मतलब लिखने का आप ध्यान नहीं रखते हो, ठीक है। तो ये लघुत्रात्मक प्रश्न का उत्तर आपको केवल 5 लाइन में देना होता है, लिखने का तरीका होना चाहिए। देखें, फिर तीसरा क्वेश्चन आता है निबंधात्मक। ऐसे टाइप क्वेश्चन, मतलब ऐसे टाइप क्वेश्चन वो क्वेश्चंस होते हैं जिनमें आपको मतलब बहुत ज्यादा लिखना होता है। बहुत ज्यादा का मतलब यह है कि प्रश्न पत्र में ये लिखा हुआ होता है कि भाई निबंधात्मक प्रश्नों का उत्तर मतलब जो है आप 400 शब्दों में दीजिए। अब 400 शब्दों का सीधा सीधा मतलब सिर्फ इतना है कि आपको 40 लाइन लिखनी है। अब आप 40 लाइन का तो समझ में आ गया कि भाई 40 लाइन लिखनी है, लेकिन 40 लाइन अगर लिखनी है तो लिखनी कैसे है वो मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा। इस वीडियो को मेरा बनाने का उद्देश्य यही है कि आपकी बोर्ड की जो कॉपी है वो तकरीबन 30 या 32 पेज की आती है। आप उन 30 या 32 पेज की जो कॉपी है मेरे बताए हुए तरीके के अनुसार अगर आप आपका बोर्ड का एग्जाम अगर देके आते हो तो आप मतलब जो है केवल 30-32 पेज की कॉपी में
आप 17 या 18 पेज में, आप 17-18 पेज में आप आसानी से अपना सारे के सारे क्वेश्चंस का आप आंसर देके आ सकते हैं। मैं आपको ऐसी ट्रिक बताने वाला हूं दोस्तों। मैंने जब बीएड करी थी तब तकरीबन ये 32 पेजों की कॉपी आई थी और करने थे हमें केवल 5 सवाल जो और अब मेरे कई दोस्तों को मैं देखता था एग्जाम के अंदर, वो लिखने का क्या ध्यान रखते थे कि बड़े बड़े शब्द लिखते थे और वो पूरे के पूरे 32 पेज भर देते थे, लेकिन मैं ऐसा नहीं करता था। मैं बिल्कुल प्रॉपर लिखता था और केवल 17 या 18 पेज में मैं अपने इतना जबरदस्त और बढ़िया लिख के आता था कि जिन्होंने 32 पेज भरे हैं वो उनके मेरे से कम नंबर आते थे, लेकिन मैंने 18 पेज में 5 क्वेश्चन पूरे कर दिए थे और फिर भी उनसे ज्यादा नंबर मेरे आते थे। अब वो कहते थे यार हमें तू क्या करता है, हम तो पूरी कॉपी भर के आते थे और हमें तो इतने नंबर मिले और तेरे को इतने कैसे नंबर मिले। मैं उनसे कहता था मेरे भाई आपको क्वेश्चन का आंसर देने का तरीका होना चाहिए, बगैर तरीके से आप अगर बेढंगे तरीके से अगर आपने आंसर लिख दिया कॉपी के अंदर, टीचर के ऊपर कोई भी प्रभाव नहीं पड़ेगा आपके लिखने का। तो आपकी लेखन शैली का टीचर के ऊपर प्रभाव पड़ना चाहिए। कम लिखो लेकिन ज्यादा नंबर प्राप्त करो। गणित के विद्यार्थियों के साथ ऐसा ही होता है। गणित के विद्यार्थी क्या करते हैं, गणित में लिखते कम है लेकिन मतलब जो है उसका आंसर जो फटाक से लिख के दे देता है, टीचर उससे प्रभावित होता है, उसको नंबर दे देता है। और बाकी जिसको क्वेश्चन आ ही नहीं रहा है, लिखने का तरीका ही नहीं है, उसको टीचर को कोई मतलब ही नहीं रहता है। वो क्या है कि या तो कम नंबर दो, पास करना है तो या फिर ग्रेस लगा के पास करो या फिर बिल्कुल ही पीछे छोड़ो, इसको तो आगे निकाल के करना क्या है। दोस्तों अब मैं आपको बताऊंगा 1 बाय 1 एक स्टेप में कि आपको क्वेश्चंस का आंसर लिखना कैसे है। सबसे पहले मैं अति लघुत्तरात्मक क्वेश्चंस को उठा लेता हूं। अति लघुत्तरात्मक क्वेश्चन वो होते हैं जिसमें केवल ये पूछा जाता है, जैसे मान लीजिए अति लघुत्तरात्मक क्वेश्चन में पूछ लिया कि खानवा के युद्ध में मेवाड़ का शासक कौन था, तो आपको केवल एक लाइन लिखनी है, एक शब्द लिखना है कि भाई कि महाराणा सांगा। ठीक है, ऐसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि अर्थशास्त्र के लेखक कौन है, तो अर्थशास्त्र के लेखक कौटिल्य, चाणक्य, विष्णुगुप्त, ये इनके 3 नाम, एक ही आदमी के 3 नाम थे वो था। और उसके अलावा ये क्वेश्चन ये पूछ ले जाए कि भाई मुगल वंश की स्थापना किसने करी थी, या किसी मतलब जो है किसी राजा के बारे में पूछ लिया कि भाई ये राजा किस रियासत से संबंधित है, तो ये केवल आपको एक लाइन में उसका आंसर देना है। मैं आपको एक क्वेश्चन लिख के बताता हूँ। क्वेश्चन आपको क्वेश्चन पेपर में मिल जाएगा, आपको दोबारा से मतलब आपकी कॉपी के अंदर क्वेश्चन दोबारा से उतारने की कोई जरूरत नहीं है। आपको केवल क्या करना है, जैसे ये पहला क्वेश्चन आया, पहला क्वेश्चन क्या आया, मान लेते हैं कि भाई अर्थशास्त्र का ही ले लेते हैं। अर्थशास्त्र की रचना किसने की, या ये क्वेश्चन ऐसे भी पूछा जा सकता है अर्थशास्त्र के लेखक कौन है। क्वेश्चन अब आपको जैसे कि मैंने ये क्वेश्चन जो लिखा है ये तो मैंने समझाने की नजरिए से लिखा कि भाई आप समझ में आए कि भाई क्वेश्चन मतलब वापस नहीं उतारना, लेकिन समझाने के हिसाब से मैंने ये क्वेश्चन लिखा है। अब आपको इस क्वेश्चन का आंसर देना है। अब आप कैसे दोगे, आपकी जो कॉपी है उसमें आप क्वेश्चन को वापस नहीं उतारना, आपको केवल ये लिखना है उत्तर। यहां आपको लिखना है कि भाई ये जो उत्तर आप लिख रहे हो ये कौन से नंबर के क्वेश्चन का उत्तर है, क्या क्वेश्चन नंबर 1 का है, 2 का है, 3 का है। क्वेश्चन का नंबर जरूर डालना जरूरी है बच्चों। अगर आपने क्वेश्चन का नंबर नहीं डाला, आपने आंसर लिख दिया, वो नंबर नहीं डालने की बुनियाद पर वो टीचर सोचेगा कि भाई यार ये कौन से नंबर का क्वेश्चन है, बच्चे ने तो क्वेश्चन का नंबर ही नहीं डाला। तो क्वेश्चन का नंबर डालना जरूरी है। क्वेश्चन नंबर 1, उत्तर नंबर 1। अब आप क्या करते हो, एक गलती कुछ बच्चे क्वेश्चन लिखने में, क्वेश्चन का आंसर लिखने में बड़ी जबरदस्त जल्दी करते हैं कि भाई यार अर्थशास्त्र की रचना किसने करी थी, कि कौटिल्य ने करी थी। चलो यार केवल क्या करें कि हम तो केवल कौटिल्य लिख देते हैं, उत्तर नंबर 1 लगाकर ये कौटिल्य लिख दिया और बस इतना ही लिख के छोड़ देते हैं। ये क्वेश्चन का आंसर मतलब क्वेश्चन का ये इस तरह से आंसर देना ये बिल्कुल गलत तरीका है। ये टीचर को ऐसा आंसर, ये आंसर है तो सही है, इसमें टीचर नंबर दे देगा, लेकिन फिर क्या है कि टीचर के ऊपर जो प्रभाव डालना चाहिए, आपकी जो लेखन शैली का है, आपके आंसर देने की जो कला का है, वो उतना मतलब क्या कि इफेक्टिव नहीं डाल सकता। अब आपको किस तरह से लिखना है इसका आंसर देखिए, आप क्वेश्चन में कम से कम इतना तो लिखें, अर्थशास्त्र की रचना विष्णुगुप्त कौटिल्य ने करी थी। विष्णुगुप्त
कौटिल्य ने करी। कौटिल्य इनका जो है वो उपाधि का नाम है। उनका कौटिल्य का वास्तविक नाम था विष्णुगुप्त था। कौटिल्य ने की, ठीक है। इतना लिखकर बस आपको छोड़ देना। ये इस आंसर का, इस क्वेश्चन का आंसर हो गया। अब अगर आप आंसर को थोड़ा इफेक्टिव तरीके से दिखाना चाहते हो कि इफेक्ट पड़ना चाहिए टीचर के ऊपर हमारे लेखन कला का, और तो किस तरह से डालना चाहोगे दोस्तों? बच्चों, जो आपको क्वेश्चन का आंसर जो आपकी कॉपी में लिखना है वो ब्लू पेन से लिखना है। ब्लू पेन के अतिरिक्त आप किसी दूसरे पेन का इस्तेमाल आप नहीं कर सकते, ठीक है। अब आप इस जो ये जो आंसर है इसको अगर आप हाईलाइट करके दिखाना चाहते हो तो किस तरह से करोगे? या तो फिर आप एग्जाम के अंदर हाईलाइट लेके चले जाना, हाईलाइटर लेके चले जाना, और ये जो आंसर सिर्फ जो इतना सा है इसको हाईलाइट करके दिखा देना, ठीक है। इसको कलरफुल करके दिखा देना। तो टीचर जैसे ही आपकी कॉपी खोलेगा, सबसे पहले जाते ही कॉपी खोलते ही आपके जो हाईलाइट जिस चीज को किया है उस पर ही टीचर की नजर पड़ेगी कि भाई यार ये बच्चे ने इसको हाईलाइट किया है, इसका मतलब ये यहाँ कुछ खास बात बच्चे ने लिखी है, खास बात मुझे बताना चाहता है। बस आपका आंसर का नंबर देखेगा कि कौन से क्वेश्चन का नंबर है, बस में दे, बस वो टीचर को जो चीज चाहिए वो टीचर को मिल गई तो बस वो फटाक से राइट का निशान लगाकर आपको पूरे में से पूरे नंबर देगा। या तो हाइलाइटर ले जाओ, हाइलाइटर ले जाकर इसको पूरे को हाईलाइट करो, ठीक है। हाईलाइट अगर आप नहीं करना चाहते हो तो ब्लैक पेन लेके चले जाना। ब्लैक पेन को मतलब माध्यमिक शिक्षा बोर्ड जो है वो अलाउ करता है, लेकिन लिखने के लिए नहीं। आप आंसर को थोड़ा सा हाईलाइट करके दिखाओगे तो इस तरह से, ये इन्वर्टेड कोमा के नीचे आपको क्या करना है, ये इन्वर्टेड कोमा काले पेन से लगाना है, ब्लू पेन से नहीं लगाना है। इन्वर्टेड कोमा बनाया और नीचे दो बार अंडरलाइन कर दिए, ठीक है। तो ब्लू पेन से लिखना है और काले पेन से इस तरह से इन्वर्टेड कोमा में आंसर को जमाना है और नीचे डबल अंडरलाइन करनी है, जिससे कि टीचर को पता चल जाएगा कि बच्चा का आंसर जो है वो ये है। तो पूरा इस चीज को पढ़ेगा ही नहीं, बस इस चीज को देखकर टीचर आपको पूरे में से पूरे और अच्छे नंबर दे देगा। दोस्तों, ये तो मैं हिस्ट्री से संबंधित बता रहा हूं। आपकी कोई सा भी सब्जेक्ट हो, जैसे हिस्ट्री हो, चाहे पॉलिटिकल साइंस हो, सोशियोलॉजी हो, ज्योग्राफी हो, सोशल साइंस हो, चाहे कोई सा भी सब्जेक्ट हो, साइंस हो, किसी भी सब्जेक्ट का अगर आप परीक्षा देने जा रहे हैं प्यारे बच्चों, 10वीं की या 12वीं की, तो आप जो छोटे पर्सन, जो अति लघुत्रात्मक जो पर्सन होंगे, उनका आंसर आपको इस तरह से देना है, ठीक है। ये बात आपको समझ में आई? अब मैं बताता हूं कि लघुत्रात्मक पर्सनों का उत्तर किस तरह से देना है। लघुत्रात्मक पर्सनों का उत्तर, पर्सन आ गया। जैसे मान लेते हैं कि भाई ये क्वेश्चन नंबर है 13वां क्वेश्चन आ गया कि खानवा के युद्ध के कारण एवं परिणामों की विवेचना कीजिए। परिणामों की विवेचना कीजिए। खानवा के युद्ध के कारण एवं परिणामों की विवेचना कीजिए। अब आपको जो अति लघुत्रात्मक बाद में आपको लघुत्रात्मक पर्सन करने हैं, और होती कोशिश बच्चों ये ध्यान रखना कि भाई कि जो अति लघुत्रात्मक जो क्वेश्चन है ना, उनका जो आंसर आप दोगे, चाहे बोले अति लघुत्रात्मक क्वेश्चन चाहे बोले 10 आवे चाहे 12 आवे, उनका आंसर बिल्कुल एक सीरीज में देना, क्रम वाइज देना। क्वेश्चन नंबर 1, फिर 2, फिर 3, फिर 4। अब अगर आपको लग रहा है कि मैंने क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3 का आंसर तो दे दिया, चौथे का आंसर मुझे नहीं आ रहा, तो मुझे क्या करना चाहिए? तो आपको क्या करना चाहिए दोस्तों, बच्चों, केवल इतना करो कि आपको अगर आंसर नहीं आ रहा है तो चौथे पर्सन के लिए आप 2 लाइन छोड़ दे, 2 लाइन छोड़ के आगे 5वां पर्सन कर ले, 6वां पर्सन कर ले। इस तरह से इसको एक लाइन के क्वेश्चंस को आपको क्या कि बिल्कुल एक सीरियल, एक क्रम वाइज आपको उसका उत्तर देना है। क्योंकि फिर क्या होता है कि भाई अगर आपने लघुत्रात्मक प्रश्नों के बीच में अगर आपने मतलब जो है अति लघुत्रात्मक आंसर दे दिया, तो हो सकता है कि टीचर की नजर उस पर नहीं पड़े और आपका आंसर अगर सही हो तो फिर आपको 2 नंबर तो गए ना आपके। इसलिए आपको क्रम वाइज देना आपको आंसर। इधर आ जाओ, लघुत्रात्मक प्रश्नों का उत्तर किस तरह से देना है? पर्सन तो लिखना है ही नहीं, डायरेक्ट ऐसे लिखो उत्तर नंबर क्या है? 13वां नंबर का उत्तर है, ठीक है। खानवा के युद्ध के कारण परिणामों की विवेचना कीजिए।
सबसे पहले आपको टाइटल डालना है। टाइटल क्या डालना है? टाइटल डालना है खानवा का युद्ध, खानवा का युद्ध। टाइटल डाल दिया, ब्लैक पेन से इन्वर्टेड कोमा और डबल अंडरलाइन कर लो। हाइलाइटर अगर ले जाते हो तो और भी अच्छी बात है, इसको हाईलाइट कर दो, खानवा का युद्ध। अब आपको देखो इस जगह आपको याद रखना है, ध्यान रखना है कि भाई अब आपको किस तरह से टीचर को प्रभावित करना है अपनी कॉपी के अंदर। अब आपको क्या लिखना है, इस तरफ से शुरू हो जाओ, खानवा का युद्ध, आपने टाइटल लगा दिया, टीचर समझ जाएगा कि भाई बच्चा जो है 13वें क्वेश्चन का आंसर दे रहा है, खानवा का युद्ध का आंसर दे रहा है। और अब लिखना क्या है, खानवा का युद्ध। अब यहां लिखना कब। अब कब का मतलब क्या है कि खानवा का युद्ध कब हुआ। टाइटल लगा दिया, उत्तर नंबर 13, टाइटल लगा दिया कि भाई खानवा का युद्ध कब। अब कब से मतलब यह है कि टीचर ये समझ जाएगा कि बच्चा ये कहना चाह रहा है, मुझे बताना चाह रहा है कि खानवा का युद्ध कब हुआ। तो कब हुआ भैया, 17 मार्च 1527। 17 मार्च 1527 को खानवा का युद्ध हुआ था। ठीक है, अब आगे यहां लिख दो मध्य का मतलब क्या होगा कि टीचर ये समझ जाएगा कि बच्चा मुझे ये बताना चाह रहा है कि खानवा का युद्ध किस किस के मध्य हुआ। तो बाबर और राणा सांगा, बाबर और राणा सांगा। ठीक है, बाबर और राणा सांगा के बीच में हुआ था। कहां हुआ था भाई, खानवा में हुआ था। अब आपको ये इतना, अब आप इस चीज को आपने इतना बिल्कुल बढ़िया प्रॉपर तरीके से लिखा कि भाई खानवा का युद्ध कब हुआ, किसके मध्य हुआ और कहां हुआ, खानवा में हुआ। ठीक है, अब अगर इसी चीज को आप यूं लिखते कि खानवा का युद्ध 17 मार्च 1527 को बाबर और राणा सांगा के मध्य खानवा के मैदान में हुआ था। अब ठीक है, आंसर आप बिल्कुल सही दे रहे हो, लेकिन इफेक्ट नहीं पड़ेगा, इसका इफेक्ट पड़ना चाहिए। ठीक है, इस चीज को आप हाईलाइट करके भी लिख सकते हो, इन्वर्टेड कोमास में भी लिख सकते हो, जैसे आपकी इच्छा वैसा आप लिख सकते हो। ठीक है, अब आपको क्या करना है, स्थिति। अब आपको स्थिति लिखनी है। स्थिति मतलब क्या है कि भाई आपको यह बताना है कि खानवा आता कहां है आखिरकार, स्थिति। ठीक है, यहां लिख देता हूं स्थिति। खानवा की स्थिति किस जगह है भाई, खानवा की स्थिति है भरतपुर। भरतपुर में आता है खानवा। भरतपुर रूपवास तहसील है, जिला लगता भरतपुर, वहां आता खानवा। ठीक है, अब आपने ये बता दिया कि भाई कि खानवा कहां आ रहा है, भरतपुर की रूपवास तहसील के अंतर्गत आ रहा है। तो ये टीचर के ऊपर और ज्यादा इफेक्ट डालेगा। टीचर को पता रहेगा कि यार बच्चा जानता है कि भाई ये खानवा किस जगह है। फिर आपको क्या लिखना है, टाइटल डालना है। क्या टाइटल डालना है, युद्ध से पूर्व की स्थिति। युद्ध से पूर्व की स्थिति। अब युद्ध से पूर्व की स्थिति में आपको क्या लिखना है, युद्ध से पूर्व की स्थिति में आपको सिर्फ इतनी बात लिखनी है कि भाई युद्ध की पूर्व की स्थिति में बाबर की क्या स्थिति थी और राणा सांगा की क्या स्थिति थी। आपको बाबर की स्थिति को थोड़ा अलग लिखना है। एक टाइटल डाल दो बाबर की स्थिति और एक छोटा सा टाइटल और डाल दो राणा सांगा की स्थिति। दोनों की स्थिति बता दो कि भाई राणा सांगा की स्थिति ये थी और बाबर की स्थिति ये थी। और फिर अगली जो चीज आपको कॉपी के अंदर लिखनी है वो क्या लिखनी है, अगली चीज आपको लिखनी है कारण। देखिए बोर्ड थोड़ा छोटा है, इस हिसाब से मैं ऐसे ही लिख रहा हूं, लेकिन आप कॉपी के हिसाब से थोड़ा अच्छा से लिखना जमा के। तो युद्ध के पूर्व की स्थिति के बाद में आपको लिखना कारण। खानवा के युद्ध के कारण क्या थे, खानवा के युद्ध के कारण क्या थे भाई। खानवा के युद्ध का कारण यह था कि भाई के बाबर ने राणा सांगा पर मिथ्या आरोप लगाया था कि भाई के जब हम काबुल में थे तब राणा सांगा ने अपना दूत भेजकर ये कहलवाया कि भाई के आप दिल्ली पर आक्रमण करो तब हम आपकी मदद करेंगे। लेकिन मतलब जो है जब बाबर ने इब्राहिम लोदी के खिलाफ जब पानीपत में युद्ध किया था तब राणा सांगा ने बाबर का साथ नहीं दिया, हालांकि ये आरोप मिथ्या था।
सबसे पहले तो यह आरोप ही युद्ध का कारण बन गया था। दूसरा कारण यह था कि राणा सांगा हिंदू धर्म के जो रक्षक थे, वहीं दूसरी तरफ बाबर अपना आपको मुस्लिम धर्म का रक्षक मानता था। जिहाद का नारा दिया था बाबर ने इस युद्ध में। अब इस तरह से आपको जितने भी कारण है वन बाय वन एक एक कारण लिखते जाना, आपको एक एक कारण लिख देना कि बाबर का राणा सांगा पर मिथ्या आरोप, दोनों की धार्मिक भावनाएं अलग अलग थी। राणा सांगा ने मतलब जो है बयानों पर अधिकार कर लिया। अब मतलब जो है बाबर और राणा सांगा के बीच में युद्ध होना अवश्यंभावी था। ठीक है, अब कारण आपको क्यों लिखने, कारण आपको इस वजह से लिखने हैं कि मतलब जैसे दो आदमी आपस में लड़ गए, तो क्यों लड़ गए भाई, रीजन क्या था, कारण कोई पूछ सकता है, तो आपको कारण बताना पड़ेगा। कारण के बाद में आपको लिखनी है युद्ध की घटनाएं, युद्ध की घटनाएं कि युद्ध में क्या क्या घटनाएं हुई थी। भाई सबसे पहले बाबर ने तुलुगमा पद्धति का प्रयोग किया था। ठीक है, तुलुगमा पद्धति का प्रयोग से मतलब क्या कि जो तोप के गोले हाथियों के सामने जाकर गिरते थे तो हाथी आगे बढ़ने के बजाय पीछे बढ़ते गए थे और राणा सांगा की ही सेना के सैनिकों को रोनते चले गए। ऐसा कैसा पानीपत के युद्ध में इब्राहिम लोदी के साथ भी हुआ था और राणा सांगा को तीर लग गया था और मतलब जो है झाला अज्जा जो थे उन्होंने मतलब जो है राणा सांगा का जो मेवाड़ का राजमुकुट था वो पहनकर युद्ध का संचालन किया था। राणा सांगा को तीर लगने पर मतलब जो है युद्ध क्षेत्र से हटा लिया गया था। ये युद्ध की घटनाएं आपको लिखनी है। ठीक है, युद्ध की घटनाओं के बाद में आता है युद्ध का परिणाम। युद्ध का परिणाम, ये तो मैं आपको टॉपिक बता रहा हूं कि भाई आपको किस तरह से लिखना है, क्या क्या अगर युद्ध से संबंधित अगर क्वेश्चन आ गया लघुतरात्मक तो किस तरह से लिखना है, किन किन बिंदुओं का आपको ध्यान रखना है। पैराग्राफ नहीं लिखना है। पैराग्राफ लिखने से मतलब क्या है कि टीचर के ऊपर आपके लेखन कला का, आपके मतलब जो है आंसर देने की जो कला है उसका प्रभाव पड़ता ही नहीं है। वो टीचर इतने नंबर नहीं देता है। अगर मान लीजिए 5 नंबर का ये क्वेश्चन है, 5 नंबर का क्वेश्चन है, ये मान के चलता हूं। ठीक है, अगर आपने पूरा पैराग्राफ वाइज अगर आपने आंसर दे दिया, ठीक है, तो पैराग्राफ में इतना टीचर के ऊपर आप प्रभाव नहीं डाल सकते। ठीक है, अब आपको टीचर ने क्या सोचा कि यार बच्चे ने आंसर तो दिया है, ये चलो ठीक है यार, ज्यादा नहीं तो मैं इसमें कितने नंबर दे देता हूँ, 2 नंबर दे देता हूँ या ज्यादा से ज्यादा 2.5 दे देता हूँ। इससे ज्यादा वो पैराग्राफ वाइज लिखे हुए क्वेश्चन में वो आंसर क्वेश्चन के आंसर्स पे वो ज्यादा नंबर नहीं देता है। मेरा अगर ये तरीका अगर आप फॉलो करते हो तो आपको टीचर ज्यादा नहीं तो 4, 4.5 या पूरे 5 नंबर भी दे सकता है। 4, 4.5 तो आप मान के चलो। अगर इस तरह से अगर आप युद्ध के जो क्वेश्चंस आते हैं या जो लघुतरात्मक क्वेश्चन आते हैं उनमें से आप जो टॉपिक निकाल कर जो आप आंसर लिखते हो तो टीचर आपको बहुत ही ज्यादा अच्छे नंबर देगा, आप फर्स्ट आ सकते हैं अपनी क्लास में इस तरह से। तो दोस्तों ये वीडियो थोड़ा लंबा होता जा रहा है और मैंने आपको बोर्ड की परीक्षा में लिखने का जो तरीका जो था अति लघुतरात्मक क्वेश्चंस का तरीका मैं आपको बता चुका हूं, लघुतरात्मक का तरीका मैं आपको बता चुका हूं। नेक्स्ट जो मैं अगली वीडियो लेकर आऊंगा उसमें निबंधात्मक प्रश्न का मैं आपको तरीका बताऊंगा कि निबंधात्मक प्रश्न को आप बोर्ड की परीक्षा में कैसे लिखोगे, उनका तरीका क्या होगा, वो आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। दोस्तों वीडियो में जाते जाते एक खास निवेदन है कि अगर आप इस चैनल पर नए नए आए हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले और हिस्ट्री से अगर आप रिलेटेड है और राजस्थान में फर्स्ट ग्रेड की अगर आप तैयारी हिस्ट्री से कर रहे हो तो मैं हिस्ट्री के फर्स्ट ग्रेड के जो जितने भी टॉपिक है वो सारे के सारे टॉपिक मैं इस चैनल पर आपको पूरे करूंगा। तो आप मतलब जो है मेरे चैनल से जुड़ जाए, बेल आइकन को प्रेस करें। और दोस्तों मैं जिन जिन सोशल मीडिया साइट्स पे जुड़ा हुआ हूं उन सब सोशल मीडिया साइट्स का जो है लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैंने दिया है और डिस्क्रिप्शन में दिए हुए लिंक को फॉलो पे क्लिक करके आप मुझे मेरे सोशल मीडिया साइट्स पर भी आप मुझे फॉलो कर सकते हैं। दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू, धन्यवाद।